हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर यह एक डिवाइस है जिस डिवाइस के ज़रिए हम एसी सप्लाई को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज बढ़ाना और स्टेप डाउन का मतलब होता है वोल्टेज कम करना। तो अब हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर में मेन 3 पार्ट्स होते हैं: प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और लैमिनेटेड कोर। सिलिकॉन लैमिनेटेड कोर पर हम सुपर इनेमल कॉपर वायर के जरिए वाइंडिंग बनाते हैं। कोर पर 2 वाइंडिंग्स की गई होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और जिस वाइंडिंग को हम लोड से कनेक्ट करते हैं उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। अब हम ट्रांसफार्मर के वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तब प्राइमरी वाइंडिंग में से करंट फ्लो होने की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती है। इन मैग्नेटिक लाइन का साइज अल्टरनेटिंग करंट की वजह से कम या ज़्यादा होता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे मैग्नेटिक लाइंस की साइज बढ़ती है। इसी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग के कंडक्टर्स मैग्नेटिक लाइंस के जरिए कट होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो अब हम जानेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेज को कैसे पता किया जाता है। तो इसके लिए हमें प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी टर्न्स और सेकेंडरी टर्न्स मालूम होना जरूरी है। प्राइमरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी टर्न्स अपॉन प्राइमरी टर्न्स इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज। इस फॉर्मूले के जरिए हम सेकेंडरी वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर के जरिए एसी सप्लाई को स्टेप अप करते हैं तब एसी वोल्टेज बढ़ता है और एसी करंट कम होता है और इस तरह हमारे पावर कांस्टेंट रहती है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम एसी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। जब हम एसी सप्लाई को स्टेप अप करते हैं तब एसी वोल्टेज बढ़ने के कारण हमारा एसी करंट कम होता है और जब एसी करंट कम होता है तब करंट को ले जाने के लिए जो कंडक्टर्स की ज़रूरत होती है उन कंडक्टर्स का साइज भी कम हो जाता है, जिस वजह से हमारे एसी ट्रांसमिशन में जो टोटल कॉस्ट होता है उसका वो डीसी ट्रांसमिशन से कम होता है। इसी वजह से हम ज़्यादातर एसी सप्लाई का यूज़ करते हैं। एसी सप्लाई को हम 11,000 वोल्ट तक जनरेट करते हैं और फिर 11,000 वोल्ट को हम स्टेप अप करके 1,32,000 वोल्ट और उससे भी ज़्यादा वोल्ट तक हम उसे स्टेप अप करके हम ट्रांसमिट करते हैं और फिर से उसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ज़रिए स्टेप डाउन करके 11 kV इस वोल्टेज पर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर 11 kV का हम 415 और 240 जो हमारे घरों में आता है, इस तरह हम उसे स्टेप डाउन करके हमारे घरों में इसका यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। कॉपर कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस के वजह से होने वाले लॉस को हम कॉपर लॉस कहते हैं। कॉपर लॉस को हम I2R इस फॉर्मूले के जरिए फाइंड कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के कोर में होने वाले लॉस को हम आयरन लॉस कहते हैं। आयरन लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का मूविंग पार्ट्स न होने के कारण ट्रांसफार्मर की जो टोटल एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है। ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन और कूलिंग के लिए हम ऑयल का उपयोग करते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग्स होती है और 3 फेज ट्रांसफार्मर में 6 वाइंडिंग्स होती है, 3 प्राइमरी वाइंडिंग और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम डेल्टा कनेक्शन का उपयोग करते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें स्टार कनेक्शन किया होता है और उस स्टार कनेक्शन से हम न्यूट्रल लेते हैं। उस न्यूट्रल को वहाँ ट्रांसफार्मर की जगह पर अर्थ किया जाता है और न्यूट्रल को पोल के जरिए हमारे घरों में पहुँचाया जाता है। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के बारे में जाना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।